हाय, मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं जोधपुर मेल प्रेजेंट्स लेट्स टॉक एंड टुडे वी हैव प्लेजर टू हैव द मोस्ट एनर्जेटिक एंड डायनामिक डिविजनल कमिश्नर ऑफ अ टाउन डॉक्टर समित शर्मा विद अस. सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम. नमस्कार। सर, द टॉक ऑफ द टाउन ऑफ द नेशन इज कोरोना. तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि शहर को लेकर या संभाग को लेकर इस कोरोना के बारे में क्या स्थिति है. देखिए, कोरोना एक नेशनल इमरजेंसी है और पिछले 50 साल में 100 साल में किसी ने भी ऐसा एपिडेमिक या पेंडेमिक या महामारी को ना तो देखा ना सुना इसके बारे में. तो एक अनप्रेसिडेंटेड स्थिति है, एक इमरजेंसी की स्थिति है और उसी के हिसाब से एज अ नेशन हमें इस चैलेंज को टेकअप करना है और इससे हमें जीत है वो हासिल करनी है. तो इफ़ एवरीबडी इज़ डिटरमाइंड एंड एवरीबडी इज़ कमिटेड टू फाइट विद द डिजीज़, of course it would require a lot of discipline, a lot of self control. Definitely there are methods using which we can overpower this pandemic. अभी जो प्राथमिकता ये है कि जो कोरोना का संक्रमण है लगभग कम्युनिटी स्टेज तक आ चुका है और पहले कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम कर पाते थे कि किस रोगी को हुआ, अब शायद वो होना कठिन हो गया है या असंभव सा हो रहा है. तो इसका मतलब है कि बहुत फ्रीक्वेंटली आसपास में लोगों को हो गया है और सभी को बहुत ज़्यादा बचाव और सावधानी रखने की ज़रूरत है. इसके बचाव का जो मंत्र है उसमें 4-5 चीज़ें प्रमुख हैं. पहला तो यूज़ ऑफ फेस मास्क, दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, उसको रखा जाए. तीसरा है हैंड वॉश भी करीब 20 सेकंड तक उसको साबुन के पानी से अच्छी तरह हाथ धोए जाएँ. फिर सैनिटाइजर्स का फ्रीक्वेंट उपयोग किया जाए और फिर जो अपने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो अपने को प्रिकॉशंस रखने हैं वो सारे हम प्रिकॉशंस रखें. तो मैं समझता हूँ कि इसका ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगा. ये ट्रांसमिशन की चेन को रोकना बहुत ज़रूरी है. हमें समझना पड़ेगा कि कैसे फैलता है ये. तो जो वायरस है, ये वायरस अगर जैसे मुझे वो कोरोना डिजीज़ है या मैं इन्फेक्टेड हूँ तो मेरे जो थूक होती है, लार होता है या खांसी के साथ जो कण बाहर निकलते हैं उसमें कोरोना का वायरस होता है. तो ये हवा में भी आता है और हवा से भी ज़्यादा जब ये आसपास की वस्तुओं के संपर्क में आता है जिसको हम फोमाइट्स बोलते हैं, जैसे दरवाजे का डोर हैंडल है ना, या बस की सीट है या टेलीफोन का रिसीवर है, तो उस पर अगर वायरस आया था हम उसको छूते हैं और छूने के बाद अगर वो हमारी आँख में लग जाता है या नाक में लग जाता है हाथ हमारा, तो वायरस हमारे शरीर के अंदर आ जाता है. ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत अगर संपर्क पास में होता है तो जो वायरस के कण जो हवा में रह जाते हैं वो भी सीधे सांस में चले जाते हैं. फिर ये सीधा जा कर के अब बॉडी में फैल जाता है और लंग्स को भी इन्फेक्ट करता है. जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो शरीर के और पार्ट्स को भी इन्फेक्ट करता है. इसमें अच्छी बात यह है कि 80% पेशेंट्स में तो एसिम्प्टोमेटिक रहता है. तो अगर वायरस का लोड जब कम होता है या बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो वायरस बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता. पर जब अगर वायरल लोड ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ वायरस आपकी बॉडी के अंदर आ गए हैं और अगर आपकी इम्यूनिटी भी पुअर है या आप कोमॉर्बिड कंडीशन से आप सफ़र कर रहे हैं, कोई आपको लंबे समय से कोई डायबिटीज़ है या कोई हृदय की बीमारी है, कैंसर है या स्टेरॉइड जैसी दवाइयाँ चल रही हैं, तो संभावना है कि वायरस आपको ओवरपावर कर ले और आप में गंभीर बीमारी के लक्षण आ जाए. तो इस सब को समझते हुए सभी को पूरी सावधानी और डिसिप्लिन रखने की आवश्यकता है. सर, अभी शहर में जिस हिसाब से कोरोना पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या कॉल्स है इस पे या क्या उनके स्टेप्स हैं जो कि इस स्प्रेड को रोका जाए? देखिए, भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और ये भी एक कारण है. दूसरा, जो आत्म अनुशासन की जो कमी है ये भी एक कारण है, क्योंकि कुछ एक देश ऐसा है, अभी जैसे कल अखबार में पढ़ रहे थे, तो जैसे नीदरलैंड्स हैं, वहाँ उन्होंने कोरोना को ज़ीरो कर दिया बिल्कुल. तो अगर हम बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे तो मैं समझता हूँ उसकी रोकथाम संभव है. और इसमें सरकार की तरफ से बहुत प्रयास किए जा रहे हैं. आपको पता है कि देश में पहली बार काफ़ी लंबे समय तक इतना लंबा लॉकडाउन रहा और उसके खुद के अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इकोनॉमी पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, स्पेशली जो पुअर पीपल हैं, जो कि डेली जो ब्रेड अर्नर्स हैं, जो रोज़ काम करते हैं, रोज़ कमाते हैं, उनके ऊपर बहुत विपरीत प्रभाव इसका पड़ा. बट फिर भी पेंडेमिक को रोकने के लिए बहुत आवश्यकता. तो इस प्रकार से गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी मेजर्स लिए जा रहे हैं. अभी जैसे अनलॉक 4 चल रहा है, तो अनलॉक 4 में भी अभी बहुत रिसेंटली, क्योंकि जब इसका संक्रमण है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सभी प्रकार की जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं, धार्मिक जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, मनोरंजन और खेल की गतिविधियां हैं, सबको पूर्णतः 31 अक्टूबर तक प्रतिबंधित कर दिया गया है. सिर्फ जो मैरिज के फंक्शंस हैं, तो विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति, वो भी पूरे मास्क के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सैनिटाइजर्स के यूज़ के साथ अलाउ किया है. इसी प्रकार अंत्येष्टि या फ्यूनरल में अधिकतम 20 लोगों का अलाउ किया है. बाकी सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, वो प्रोहिबिटेड हैं. सर, अभी हम सुन रहे हैं रिसेंटली वॉर रूम फॉर कोरोना, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? देखिए,
क्योंकि ये युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है, तो इसीलिए सरकार ने वॉर रूम स्थापित किए हैं। स्टेट लेवल पे वॉर रूम पहले भी था, अभी बहुत रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही वॉर रूम बनाया गया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं और अन्य कार्मिक हैं। वो 24 घंटे उसमें उपस्थित रहते हैं, वो वहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं। इसके साथ जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को हम ले लें तो MGH है, MDM है, अपने बोरानाडा कोविड सेंटर है, रेलवे हॉस्पिटल है, साथ में जो 5-6 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे गोयल हॉस्पिटल है, राजदादीसा है, श्री राम है, बालाजी है, इन सबको भी इन्वॉल्व किया गया है। यहाँ पे सब जगह हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। वॉर रूम के मुख्यतः 2 फंक्शंस हैं। पहला, जो बिना लक्षण वाले मरीज हैं और अगर उनको कोई सहायता की ज़रूरत है तो वहाँ फ़ोन करके पूछ सकते हैं, तो उन्हें बताया जाएगा कि साहब टेस्ट कहाँ हो सकता है, उनको दवा कहाँ मिल सकती है, तो इस बारे में जानकारी है उनको अवेलेबल कराई जाएगी। जो लक्षण वाले मरीज़ हैं और जो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि अभी बार बार ये बात आती है कि साहब ऑक्सीजन की कमी हो रही है या बेड्स पूरे नहीं हैं या एम्स फुल हो गया है, तो इससे लोगों में एक पैनिक बढ़ रहा है, एक चिंता भी बढ़ रही है। तो यह जानकारी भी पेशेंट्स को अवेलेबल कराने के लिए ये वॉर रूम में अवेलेबल रहेगी। जो वॉर रूम है वो जो अलग अलग हॉस्पिटल्स की, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो हेल्प डेस्क है, वहाँ से सूचना लेकर के, और नंबर ऑफ़ बेड्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन बेड्स कितने हैं, ICU में कितने बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स कितने अवेलेबल हैं, कितने खाली हैं, कितने भरे हुए हैं, ये सब भी सूचना लेकर के अपने पास रखेगा, जिससे कोई व्यक्ति, कोई लक्षण वाला मरीज़ हो, जब अपने सहायता चाहता है तो उसे एक तो सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके और उसको जो समुचित सहायता है वो उसको अवेलेबल करा के उसको गाइड कर सके कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ पे आप भर्ती हो सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया सर, एक पेशेंट को बजाय 6 हॉस्पिटल में बात करने की जगह एक सेंट्रलाइज नंबर पे बात करके वो सारी जगह पे स्टेटस एक जगह से ले पाए। बिल्कुल एक्चुअली इसको फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि सब लोगों को सारे नंबर्स का पता नहीं होता। वैसे हमने जो इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स हैं उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं, उसको भी प्रचारित किया जा रहा है, पर सब तक वो सूचना नहीं पहुंच पाती। इसके लिए 181 नंबर पे वो कॉल करके और इन्फॉर्मेशन ले सकता है और हेल्प ले सकता है। सो नो मास्क नो एंट्री कंसेप्ट, सो ये कैसे चल रहा है? देखिए, अभी रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें जो देश भर के जो नामी डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, एंड दे सजेस्टेड कि कोरोना में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में है, सरकार के हाथ में, इंसान के हाथ में, या एज अ ह्यूमन कम्युनिटी हमारे हाथ में। उन एफर्ट्स को तो करने से हम कोरोना का जो स्प्रेड है उसको रोक सकते हैं। और उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट ये आया था कि मास्क 2 तरह से हेल्पफुल है। मास्क एक तो आपको इन्फेक्ट नहीं होने देता था, अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आपके सामने वाले को भी प्रोटेक्ट करता है। साथ में डॉक्टर साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि अगर आप मास्क का उपयोग करते हैं तो और वायरस अगर आपकी बॉडी के अंदर आ भी जाता है, जैसे अगर आपने N95 मास्क का भी लगा रखा है, इसका मतलब है कि अगर वायरस के 100 कण आपके संपर्क में आए तो 95 को रोक देगा, 5 कण ही अंदर जा पाएंगे। 100% प्रोटेक्शन इससे भी नहीं है, बट अगर जब 5 कण अंदर जाते हैं तो जो वायरल लोड होता है या वायरस का जो इन्फेक्शन की मात्रा होती है वो काफ़ी कम होती है, और उसमें ज़्यादा संभावना यह है कि वो जब आपके अंदर जाएँ तो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो नॉर्मल जो इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी होती है, वो उसको ओवरपावर कर लेगी और आपको वायरस से री-इन्फेक्शन से आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, मतलब उसको री-इन्फेक्शन फिर नहीं होने देती। तो एक तरह से ये वैक्सीन का काम भी करता है। तो इसलिए मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए राज्य भर में निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी दुकानदारों के लिए, सभी हॉस्पिटल्स के लिए, पेट्रोल पंप वालों के लिए, बसों के लिए, ऑटो वालों के लिए ये भी कहा गया है कि मास्क नहीं तो सेवा नहीं। इसका मतलब नो मास्क नो एंट्री, नो मास्क नो सर्विस। तो इसके निर्देश लागू किए गए हैं, और इसको जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है और राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 का है, उसके प्रावधानों के साथ दंडनीय अपराध बनाया गया है। तो यह मैं समझता हूँ कि एक और कारगर कदम होगा कोरोना की रोकथाम के लिए। सर कुछ रीडर्स और व्यूअर्स ने हमसे सवाल पूछे थे जो अभी स्कूल्स खुले हैं फ्रॉम क्लास 9 to 12, और हम बात कर रहे थे कि चेन रिएक्शन है, इस चेन को कैसे पकड़ा जाए। हम लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे, पुराने पेशेंट्स का फॉलोअप नहीं ले पा रहे। तो कितना नेसेसरी था ये 9 और to 12 तक स्कूल्स में टीचर्स को भेजना जो बस स्टैंड पे खड़े हैं? और मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ कि ढाणी में एक स्कूल है विच आर आइसोलेटेड काइंड ऑफ, एंड हेडक्वार्टर्स से दूर से कोई टीचर वहाँ जाता है, सो देयर इज मोर चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन। तो क्या हमें इस बारे में कुछ इस पर रिव्यू या कुछ करना चाहिए? देखिए, इसमें पॉलिसी लेवल पे तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि वॉट एवर पॉलिसी डिसीजन वी टेक, इट हैज़ गॉट इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। कुछ भी अपन निर्णय लेते हैं उसके फ़ायदे और नुकसान साथ साथ चलेंगे,
और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि निश्चित रूप से कोरोना पूरी मानव जाति के लिए खतरा है और हमारे लिए एक एक जीवन कीमती है। एवरी लाइफ इज़ प्रेशियस फॉर द गवर्नमेंट, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू सी, ऐसा तो नहीं कि जो हम इसकी रोकथाम के लिए जो प्रभाव ले रहे हैं उससे जो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उनकी जो हेल्थ है, उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो डे टू डे नीड्स हैं, इस हद तक प्रभावित हो रही है कि उनका आप देख रहे हैं अभी कि काफ़ी जो आत्महत्याएं की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि अब लोगों के सामने आजीविका का संकट हो गया है। तो जीवन की भी रक्षा करनी है, आजीविका की रक्षा करनी है, साथ में हमें ऐसे मेथड्स भी डिवाइस करने हैं कि जो बच्चे हैं उनका पूरा साल, ये जो पूरा सेशन है, अभी 1/4 सेशन का समय है वो चला गया है, तो हमें ऐसे मेथड्स और मीन्स डिवाइस करने हैं और एक बैलेंसिंग एक्ट के साथ चलना है कि हम कोरोना के स्प्रेड को भी रोकें और साथ साथ है देश के विकास के पहिए भी थमने नहीं चाहिए, वो भी साथ साथ चलने चाहिए। सर, सोसाइटी के लिए एक छोटा सा मैसेज। देखिए, अभी तो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यही है और मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि यह निश्चित रूप से संकट की घड़ी है, आपदा की घड़ी है, पर हम सब लोगों को इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधानी क्या? यूज़ ऑफ मास्क, यूज़ ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग एंड यूज़ ऑफ सैनिटाइजर्स। अगर ये हम 4 चीज़ करते हैं तो लगभग हमारे परिवार के अन्य लोगों का और हमारे जो मित्र, जो दोस्त जिनके हम संपर्क में आते हैं, उन सबका बचाव काफ़ी हद तक हो जाता है। रिलीजियसली अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यू स्टेट्स एंड सम कंट्रीज़ जिन्होंने इसको चैलेंज को स्वीकार किया और इस पर विजय भी प्राप्त कर ली। दूसरा, बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपके लक्षण आ जाएं, फिर आप उसमें संकोच ना करें, फिर हमें उस हिसाब से एक्ट करना है कि ये आगे ना बढ़े, रोग आगे ना बढ़े और आप जो समुचित उपचार है वो लें। अब ये बात आ रही थी कि साहब बेड नहीं है, हॉस्पिटल में बहुत अव्यवस्था है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये बात ठीक है कि कुछ समय कुछ कमियाँ थी जो जैसी प्रशासन के ध्यान में आई उन्हें 2 दिन में 3 दिन में ठीक कर लिया गया। अभी अपने पास MGH में, MDH में, हमारा जो बोरनाडा कोविड सेंटर है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी सरकार ने अलाउ कर दिया, उनकी रेट्स फिक्स कर दी है, वहाँ पे पर्याप्त संख्या में बेड्स अवेलेबल हैं। ऑक्सीजन का चैलेंज सामने आ रहा है, ये बात ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर की हो चाहे लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर्स की रिक्वायरमेंट हो, हमारी करीब 8 टाइम्स बढ़ गई है। तो ये चैलेंज तो है हमारे सामने, बट फिर भी प्रशासन का काम ही है कि चैलेंजेस को मीट आउट करना। तो हम किसी भी प्रकार से जो हमारे एडिशनल ड्रग कंट्रोलर्स हैं या जो इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए जो ऑक्सीजन आता है उसका अधिग्रहण कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं, और हम पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन कर रहे हैं और ये आगे भी रहेगी। तो इसमें कोई ये संकोच करने की बात नहीं है कि साहब हमें एडमिशन नहीं मिलेगा या हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी या बेड्स नहीं मिलेंगे। वैसी स्थिति अभी नहीं है और ना आएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए बेड्स की और रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो वी हैव अ कैपेसिटी टू इंक्रीज आवर नंबर ऑफ बेड्स। ऑक्सीजन पॉइंट अगर बढ़ाने हैं, वेंटिलेटर बढ़ाने हैं, तो अभी पर्याप्त अपने पास कुशन अवेलेबल है, तो किसी को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लक्षण आते हैं हॉस्पिटल में जाइए। ये बात ठीक है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें उतनी अच्छी सुविधा नहीं होती जैसी हमें घर पे मिलती है, वो थोड़ा सा अपने को बेयर करना पड़ेगा। उसमें भी वी आर ट्राइंग कि आप हम आपको बेस्ट सर्विसेज अवेलेबल रिसोर्सेज साथ दे पाएँ। तो डरे ना, पूरी सावधानी रखें। अगर लक्षण आता है तो संकोच ना करें, तत्काल हॉस्पिटल जाएँ। अगर आप घर पे रहना तय करते हैं, जैसे मान लीजिए बिना लक्षण के मरीज हैं जो पॉजिटिव आते हैं या जो माइल्ड इलनेसेस हैं, तो उसको होम क्वारंटाइन के लिए कहा जाता है। होम क्वारंटाइन की पालना करना बहुत ज़रूरी है। अभी होम क्वारंटाइन की पालना काफ़ी लोग नहीं कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी चैलेंज है। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि ये जिम्मेदारी तो हमें ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन प्रत्येक घर में जाके प्रत्येक व्यक्ति को नहीं रोक सकता, वो स्वयं अनुशासन की आवश्यकता है। वहाँ पे आप बहुत ज़रूरी है कि एक पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास में रखें। पल्स ऑक्सीमीटर से अपने जो SpO2 लेवल होता है, जो ब्लड का ऑक्सीजन लेवल होता है, उसको रेगुलर मॉनिटर करते रहें। अगर वो 95 से नीचे जाता है तो एक चिंता की बात है। फिर आपका जो टेम्परेचर है, सुबह शाम थर्मोमीटर होता है, घर पे आप टेम्परेचर लेते रहें। अगर वो फीवर आपका कंटिन्यूसली हाई है तो ऐसे डेंजर साइंस हैं जो आपको बताए जाते हैं, तो आपको फिर चिकित्सकीय सहायता की ज़रूरत है। नहीं तो हो सकता है आप ठीक हो जाएँ। आपकी जो दवाई है, दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में अपने पास उपलब्ध है। अगर कोई होम आइसोलेशन में मरीज है, अगर वहाँ दवा लेना चाहता है, तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के जो काउंटर हैं, जो अपने निकट के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाकर के वो फ्री ऑफ कॉस्ट दवा ले सकता है। जो भर्ती मरीज हैं, उनको इंजेक्शन रेमडेसिविर लगता है, उनको इंजेक्शन कई बार टोसिलिजुमैब मिलता है। टोसिलिजुमैब एक इंजेक्शन है, वो 40,000 रुपये का एक इंजेक्शन है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट सप्लाई में अवेलेबल है। अगर आपको प्लाज्मा थेरेपी की ज़रूरत है तो
प्लाज्मा के एडिशनल यूनिट्स भी अपने पास अवेलेबल है। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो व्यक्ति ठीक हो गए हैं और जिनके पास एंटीबॉडी डेवलप हो गई हैं, वो प्लाज्मा डोनेट करें, जिससे उनके माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति की जान भी बचाई जा सके। थैंक यू सो मच सर। ये थे हमारे साथ संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, प्रशासन के दी गई द्वारा जानकारियों को यूज़ करें। थैंक यू सो मच।